रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार। बोलती कहानियां कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको सुना रहे हैं एक उर्दू कहानी, घर जलाकर। लेखक इब्ने कंवल और अनुवादक देवी नागरानी। प्लेबैक इंडिया। काबू पाने की कोशिश के बावजूद आग काबू से बाहर थी। औरतें सर पीट पीट कर चीख रही थीं, बच्चे खौफ से चिल्ला रहे थे और मर्द आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए थे। पास और दूर ऊंचे ऊंचे पक्के मकानों के आवासी तमाशाई बनकर धुएं और तपिश से बचने के लिए अपने घरों के खिड़कियां और दरवाजे बंद कर रहे थे। शहर के बीच में रामलीला ग्राउंड के निकट करीब करीब 500 झुग्गियों की यह बस्ती न जाने कब से आबाद थी और किस तरह आबाद हो गई थी किसी को याद नहीं था। अक्सर लोग उसे शहर की खूबसूरती पर बदनुमा दाग कहा करते थे, जबकि झुग्गियों में रहने वाले उन्हीं हाथों से शहर की गंदगी साफ होती थी। उन्हीं के दम से आलीशान घरों में चमक दमक कायम थी। शायद सबसे पहले यहाँ एक छोटी सी झोंपड़ी थी, फिर एक और, फिर एक मुकम्मल बस्ती। छोटी सी इस बस्ती में सब कुछ था। हर जगह बिजली मौजूद थी। छोटे बड़े ब्लैक एंड वाइट टीवी भी झुग्गियों में हर वक्त चलते रहते थे। गंदे गंदे बच्चे, नालियों में गंदा और सड़ा हुआ पानी, कूड़े के ढेर, मक्खी मच्छर कुत्ते, सब कुछ था। वे सब इसके आदी थे। यहाँ हर संप्रदाय के लोग इंसानियत के रिश्ते में बंधे हुए थे। दुख सुख में एक दूसरे के साथी, मौत पर सब एक साथ शोक मनाते और खुशी में सब एक साथ मस्त व खुशी से झूमते गाते। शहर के विस्तार में उनकी मौजूदगी सियासी पनाह का सबब भी थी। हर नेता उन्हें वोट बैंक समझता था। सियासी जलसों में भीड़ बढ़ाने और नारे लगाने के लिए उन्हें लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। कई बार उस बस्ती को हटाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार कोई न कोई उनकी मदद के लिए आ जाता था। अचानक आग लगने से सारा मंजर बदल गया। आग एक झुग्गी से शुरू हुई थी और देखते देखते गर्मी और हवा की शिद्दत के कारण पूरी बस्ती उसकी लपेट में आ गई। उसकी वजह यह भी थी कि झुग्गियों में जलने का सामान मौजूद था। फूस, सूखी लकड़ियाँ, प्लास्टिक, टायर और केरोसिन। आग जहन्नुम का मंजर दर्शा रही थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आते आते सब कुछ खत्म हो गया। अजीब भागम दौड़ी का आलम था। जलते हुए शोलों से लोग कभी खुद को निकालते, कभी सामान निकालने की कोशिश करते। कोई अपने बच्चों को झुग्गी से बाहर धकेल रहे थे, तो कोई बूढ़े माँ बाप को उठाकर आग के शोलों से दूर ले जा रहा था। चारों तरफ एक कोहराम मचा हुआ था। अखबारों के रिपोर्टर और टीवी के कैमरे से उस खौफनाक मंजर की तस्वीरें खींची जा रही थी। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद जब आग पर काबू पाया गया, तो लोग अपनी जली हुई झुग्गियों की सुलगती हुई राख से अपने खोए हुए संबंधियों और सामान को ढूंढने पहुंचे। लेकिन वहां कुछ नहीं था सिवा जले हुए सामान और लाशों के। किशोर की बूढ़ी माँ, जो कमजोरी की वजह से भाग नहीं पाई, जल गई थी। रामू काका का छोटा बेटा जल गया था। वो अपनी बीबी के साथ अपनी बड़ी बेटी के दहेज को बचाने में लगा रहा। लगभग 10 लोगों की मौत आग में जलने से हुई। बहुत से लोग झुलसकर अस्पतालों में पहुंचाए गए। शोले दब गए थे, लेकिन राख से धुआं उठ रहा था। तमाशाइयों की एक भीड़ इकट्ठी हो गई थी। लोग मदद भी कर रहे थे और बातें भी हो रही थी। समाज के ठेकेदारों और सियासी लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। सरकार ने मृतकों को 1 लाख और घायलों को 50,000 देने का ऐलान किया। आग लगने के कारण की जांच के लिए कमीशन बिठा दिया गया था।
जबकि सब जानते थे कि आग सबसे पहले बर्पा की झुग्गी में स्टोव फटने से लगी थी, लेकिन सब अपनी अपनी राय पेश कर रहे थे। अरे ये सब जमीन खाली करने का चक्कर है, जमीन सेठ दौलत राम की है, सुना है उसने इसे जस्सल बिल्डर के हाथ बेच दिया है। मैंने तो सुना है इसमें कोई राजनीतिक चाल है, इलेक्शन होने वाला है। आग लगाकर मदद करके हर पार्टी हमदर्दी और वोट हासिल करने की कोशिश करेगी। कारण कुछ भी हो, लेकिन मरने वाले अपने खानदान को लखपति बना गए। हाँ भाई, किशोर की माँ तो मरे के बराबर ही थी, चल फिर भी नहीं सकती थी, और तीनों का बाप भी तो अपाहिज था। अरे मियाँ, 1 लाख रुपया कभी देखा भी नहीं होगा, ये तो मरा हाथी 1.25 लाख वाली बात हो गई। बहुतों को इस बात का अफसोस था कि उनके घर का कोई सदस्य जल क्यों नहीं गया। दामाद अपनी सासों के और बेटे अपने बूढ़े माँ बाप के बचने पर अफसोस कर रहे थे। बुढ़िया मर जाती तो घर में खुशहाली आ जाती। अरे यार, मेरा बुढ़ा भी आग देखकर लौंडों की तरह झुग्गी से बाहर भागा, वैसे उठकर पानी भी नहीं पीता था। इस हादसे पर कई दिन तक मेला सा लगा रहा। दूर दूर से तमाशाई जली हुई बस्ती को देखने आ रहे थे। खोमचे वाले भी पहुंचे हुए थे। कोई छोले पूरी बेच रहा था, कोई आइसक्रीम का ठेला लिए खड़ा था, कहीं भुट्टे भूने जा रहे थे, कोई पान बीड़ी सिगरेट बेचने में व्यस्त था। वो गंदी झुग्गियों वाली बस्ती आग लगने से सबके लिए प्रकाश बिंदु बन गई थी। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां आकर रुक रही थीं। असीम उदारता का दिखावा करते हुए बेघर लोगों की सूची के अनुसार लोग ज़रूरी सामान उपलब्ध करा रहे थे। उसमें मदद का जज्बा कम और उसके बदले खुदा के यहाँ से 10 लाख लेने का लालच ज़्यादा था। 2-3 दिन में इतना घरेलू सामान और खाना जमा हो गया जितना उन गरीबों ने पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। पहले से अच्छे कपड़े उनके बदन पर थे, पहले से अच्छा खाना बगैर किसी मेहनत के मिल रहा था। जिंदगी की यह बदली शक्ल देखकर वे शोलों की तपिश भूल गए। झुग्गियां फिर बन गई, जिंदगी उसी रफ्तार से चलने लगी। वक्त गुजरता गया, आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की वही गंदगी, बदबूदार और लाचार शक्ल फिर उभर आई। अभाव और बेचारगी का एहसास फिर उस बस्ती में लौट आया। वक्ती हमदर्दियां खत्म हो गई थीं। फिर वो बस्ती शहर का बदनुमा दाग कहलाई जाने लगी। चूल्हे फिर ठंडे हो गए, बदन पर फिर फटे पुराने कपड़े नजर आने लगे। सब कुछ पहले जैसा हो गया। नज्जू ने बड़ी हसरत भरी आवाज में अपनी अम्मा से कहा, माँ, हमारी झुग्गियों में फिर कब आग लगेगी?